Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in today's class, we are going to discuss the Hindu current affairs of 15th March 2024. ठीक है, तो आज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं एंड देन विल गो ऑन टू द टॉपिक्स. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डेटा. अब ऐसा स्कीम तो आपको ऑलरेडी पता है और उसके रिगार्डिंग पहले जो न्यूज है आपको पता है, लेकिन अब रिसेंटली क्या हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग कुछ डेटा पब्लिश किया है विच इज एन इंटरेस्टिंग वन. सो विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ओके, फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की दो जो है अपॉइंटमेंट हो चुकी है अब. तो वो अपॉइंटमेंट जिनकी हुआ है उनका नाम हमारे लिए सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑफकोर्स एज अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड बी नोइंग, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएस पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कैसे है और उसके रिगार्डिंग जो 2023 का जो एक्ट है वो हमें डिस्कस करना है. उसके बाद हमें डिस्कस करना है साइमल्टेनियस पोल्स, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस. ओके, तो इसमें जनरली मैं यहाँ जो डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद जी, इनके अंडर एक पैनल एस्टैब्लिश हुआ था और उस पैनल ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, फिर उसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम एक काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है. और लास्ट में रोडामाइन बी. ओके, दिस इज वन ऑफ द सब्सटेंस दैट विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर. और ये सब्सटेंस आपके और हमारे लाइफ के काफी रिलेट करता है जिसको काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अब बैन कर रहे हैं. तो क्या है ये सब्सटेंस, ये जानने के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम कंप्लीट ये क्लास देखते हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट ओवर हियर, दैट इज पोल बॉन्ड्स 22 फर्म्स डोनेटेड ओवर 100 करोड़. तो व्हाट इज द इशू ओवर हियर? सी, अब हमें पता है ओके व्हाट इज द इशू ओवर हियर कि you know that कि recently सुप्रीम कोर्ट जो है it has struck down the scheme of the electoral bond. okay, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है these are unconstitutional. okay, ये unconstitutional है, that's what सुप्रीम कोर्ट has said. so that scheme has been struck down. but उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्या कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग डेटा जो है ये फर्निश कीजिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. ओके फाइन, ये सिक्रेसी अब नहीं चल सकती है. एक तो स्कीम ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज स्ट्रक डाउन, बट यू विल हैव टू सबमिट द डेटा ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड टू द ईसीआई. मतलब 2019 से लेके ऑलमोस्ट अभी 2024 तक का जो डेटा है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, किसको डोनेट किया है, ये सब कुछ आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेटा सबमिट करना है. ओके, सो एसबीआई हैज सबमिटेड दैट डेटा टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईसीआई ने अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड किया है. ओके, और वो डेटा हमें क्या बताता है? लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग. दैट डेटा बेसिकली सेज, और इस डेटा में है क्या, दो एस्पेक्ट है. एक तो किसने डोनेट किया है, डोनर, और कितनी अमाउंट ऑफ डोनेशन किसको हुआ है, और कौन से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया गया. ये दो एस्पेक्ट का डेटा एक्चुअली वेबसाइट पे है. ओके, सो व्हाट डज दैट डेटा से कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा डोनेशन किस पॉलिटिकल पार्टी को आया पिछले 5 साल में, देखो 2019 से 24 को, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. okay, it had got almost 6,000 crore rupees in value from the electoral bonds since last we can say 5 years. okay, दूसरी नेशनल लेवल की अगर अपोजिशन पार्टी मेन जो होगी दैट इज कांग्रेस, कांग्रेस को मिला है इसमें 1421 करोड़. ओके, सो दो नेशनल पार्टीज में अगर देखा जाए मेन, तो एक जो रूलिंग पार्टी है उसको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा पैसा मिला है रादर देन दी अदर पार्टी, दैट इज अपोजिशन पार्टी. ओके, उसके अलावा आप देखना तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो वेस्ट बंगाल से ही उसका मेन पॉलिटिक्स सीमित है, उसको भी काफी ह्यूज अमाउंट मिला है कंपेयर टू द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी. ओके, उसी तरीके से महाराष्ट्र राष्ट्र समिति को 1214 करोड़ दे हैव गॉट ओवर हियर. ओके, सो ये कहीं ना कहीं देखो आप कह सकते हो कि दिस इज ओवरऑल पैटर्न ओवर हियर. और इस पैटर्न में एक और चीज हमें दिखती है कि जो रूलिंग पार्टीज है, दिस रूलिंग पार्टीज आर ऑलवेज फेवर्ड बाय द डोनर्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड. ओके, और अपोजिशन पार्टी जो भी है उनको काफी कम इसमें आपको दिखा है कि डोनेशन मिला है. ओके, एनीवेज दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस. तो ये हमने डिस्कस किया. अब सबसे ज्यादा डोनेशन किसने दिया है? देयर इज वन एंटिटी और उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर. ओके, ये सिंगल लार्जेस्ट डोनर है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, 1368 करोड़ रुपीज. ओके, 1368 करोड़ रुपीस इसने लास्ट 5 साल में डोनेट किए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड. ये सिंगल लार्जेस्ट एंटिटी है. ओके, और इसके अलावा 22 ऐसी फर्म्स है जिसने 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा एक्चुअली डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू. मेनी सच फर्म्स आर देयर. ओके, क्विक सप्लाई चेन, हल्दिया एनर्जी,
वेदांता, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, कितने सारे ऐसे हैं। तो एज अ सिटीजन भी हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ओके फाइन। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू आपके क्लासेस में पहले काफी बार डिस्कस हो चुका है, तो उसको अब हम एनालाइज नहीं करते, और एनीवेज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया। ओके अब इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या स्कीम थी, इसको अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, और ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी नोइंग दिस नाउ, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड वाज बेसिकली सॉर्ट ऑफ बेयरर बॉन्ड, ये सॉर्ट ऑफ एक प्रॉमिसरी नोट था। ओके ये प्रॉमिसरी नोट के थ्रू अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, डोनेशन देना है, तो वो कर सकते थे। ओके हाउ इट वाज डन, कि लेट्स से देयर इज अ पर्सन, अब this donation could be done by Hindu undivided family, could be done by an individual like me and you, could be done even by the companies. Okay तो कोई भी इसको एज सच डोनेशन ये कर सकता था। एंड हाउ दैट डोनेशन कुड बी डन, कैसे ये स्कीम वर्क होता था, कि लेट्स से इफ देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्स, और इस एक्स पॉलिटिकल पार्टी को आपको कुछ पैसे डोनेट करने हैं, लेट्स से 1 करोड़ रुपीज। ओके तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू गो टू दी एसबीआई बैंक। ओके और इस एसबीआई बैंक में ही बस ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको मिल सकता था, ये भी याद रखना। ओके स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे दिस विंडो यूज्ड टू गेट ओपन। ओके कि ये 3-3 महीने के बाद आपको इस टाइम में ही आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हो, एनी डे यू कुड नॉट गो देयर। ओके एक स्पेसिफिक डेज थे उसके। ओके उसी टाइम पे आपको जाना है एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट द इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो लेकिन एसबीआई से ही मिलेगा आपको। ओके सो यू विल हैव टू गो टू एसबीआई, यू विल हैव टू परचेज, यू विल हैव टू गिव 1 करोड़ टू द एसबीआई, और एसबीआई आपको बॉन्ड दे देगी। ओके अब इस बॉन्ड का एक इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट इज एनोनिमिटी। एनोनिमिटी कैसे, अब जो बॉन्ड आपने खरीदा है एसबीआई पे, उसके बाद इस बॉन्ड पे आपका नेम नहीं होगा, द डोनर्स नेम वोंट बी देयर, डोनर्स डिटेल वोंट बी देयर, तो आपको ये फिर देना है पॉलिटिकल पार्टी को। ओके और पॉलिटिकल पार्टी जो है फिर एसबीआई बैंक से ये पैसा जो है ये ले सकती है बाय सबमिटिंग दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। ओके राइट तो पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा एसबीआई से ही लेना है, और एसबीआई से ही एक्चुअली ये बॉन्ड खरीद जाते थे। और लेकिन इस बॉन्ड में ये इशू ये था कि ये एनोनिमिटी थी कंप्लीट, कि कौन डोनर है ये इस बॉन्ड पे बिल्कुल उसके डिटेल नहीं थे। ओके और दूसरी एक कंडीशन इस बॉन्ड में ये थी कि जो डिनोमिनेशन बॉन्ड के थे ये थे इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। तो किसी को अगर लेट से 7,000 डोनेट करना है तो आपको 1000 के 7 बॉन्ड्स खरीदना है। ओके किसी को अगर लेट से 70 के डोनेट करने हैं तो 10,000 के फिर यू कैन डोनेट लाइक दिस। ओके तो दिस इज हाउ दिस वर्क ओवर हियर। ओके बट एनीवेज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन दिस पर्टिकुलर स्कीम, और ऑलरेडी आपके क्लास में डिस्कस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है दैट इज कि अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड, एक है गणेश कुमार जी और दूसरे है सुखबीर संधू जी। दे आर अपॉइंटेड एज अ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, ये इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग जो न्यू एक्ट है 2023 का, इस एक्ट के रिगार्डिंग इसका अपॉइंटमेंट हुआ है। मतलब प्रोसीजर जो दी है, प्रोसीजर फॉलो किया जो गया है इस एक्ट के थ्रू, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है। तो प्रोसीजर क्या है और एक्ट क्या है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। ओके फाइन। तो और ये मैंने कुछ 1-1.5 महीने पहले भी डिस्कस किया था, विल अगेन डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, कि देखिए होता क्या था। दिस इज द एक्ट नाउ करंटली, सीईसी एंड अदर ईसीज मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस एक्ट 2023, ये एक्ट है। ओके इस एक्ट के थ्रू अब सारी प्रोसीजर डिफाइन की गई है, और जिस वजह से जिसके थ्रू एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है। ओके तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी, थोड़ा बैकग्राउंड हम समझते हैं। देखिएगा, प्रेस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके सो देयर इज नो डिफाइंड प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके रिगार्डिंग देयर इज नो डेफिनेट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन बस क्या कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ईसीज विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। बस इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि प्रेसिडेंट फाइनल, आपको सिक्का जो है प्रेसिडेंट लगाएंगे, वो तो उनका फॉर्मल अपॉइंटमेंट पर शो कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम यह था कि गवर्नमेंट इज गिविंग नेम्स टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट इट। ओके तो अब इलेक्शन कमीशन या जो बॉडी है एज सच, इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। यहां अपॉइंटमेंट में ही अगर गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस है तो हाउ कुड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी इंडिपेंडेंट। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट अपने फेवर में जो लोग हैं उनको ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे। प्रेसिडेंट तो क्या है, उनको तो बस फॉर्मल वे में उनको सिक्का लगाना है वहां पे, दैट्स व्हाई वी से कि ही हैज अपॉइंटेड दिस। ओके लेकिन प्रेसिडेंट का भी ऐसा उसमें से नहीं है, तो इसमें इशू था। ओके तो इसके रिगार्डिंग, और फिर उसके रिगार्डिंग कोई लॉ भी नहीं था कि जिस लॉ के थ्रू
कुछ अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर हम बने, ऐसे कुछ लॉ भी नहीं था। 2015 में जाती है केस, एक PIL फॉलो होती है सुप्रीम कोर्ट में, ओके, कि ये प्रोसीजर में कुछ चेंज होना चाहिए, ओके। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 2023 में, मार्च 2023 में स्पेसिफिकली, मतलब आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू, ओके, अपॉइंट दिस CECs एंड ECs, पार्लियामेंट शुड इनैक्ट अ लॉ, ओके, पार्लियामेंट ने एक लॉ इनैक्ट करना चाहिए, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, ओके। बट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट ये लॉ इनैक्ट नहीं करता है, ओके, टिल द टाइम पार्लियामेंट वोट इनैक्ट दिस लॉ, तो उस पे कैसे इलेक्शन कमिश्नर का फिर अपॉइंटमेंट होगा, उसकी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि एक कमेटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, ओके, फाइन, लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसके साथ साथ आपके प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, इन तीन लोगों की एक कमेटी होगी एंड दिस कमेटी विल रिकमेंड द नेम फॉर अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट। इस कमेटी के पास कुछ लोगों के नाम आएंगे, इस कमेटी में आपको डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, और उसके बाद यहां से नाम प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, टिल दी पार्लियामेंट विल इनैक्ट अ लॉ, ओके। और इसमें देखो कौन कौन कंपोजिशन क्या था, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CJI, ओके। तो मार्च 23 में ये डिसीजन आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट क्या करता है, इमीडिएटली एक एक्ट इनैक्ट करता है, ओके। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करता है, एक्ट इनैक्ट करता है, ओके। और वो एक्ट बेसिकली होता है दिस 2023 एक्ट, ओके, जिसको हम इलेक्शन कमीशंस, वी कैन से अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 इसको हम कह सकते हैं, ओके। तो कहानी ये है कि देयर वाज नो डिफरेंट प्रोसीजर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद PIL जब फाइल होती है 2015 में, तो डिसीजन आता है मार्च 2023 में, जिसमें कोर्ट एक प्रोसीजर देता है, कहता है कि पार्लियामेंट को आप लॉ इनैक्ट करो, जब तक लॉ इनैक्ट नहीं होता तब तक दिस प्रोसीजर विल बी देयर, ओके। फिर पार्लियामेंट क्या होता है, इमीडिएटली एक एक्ट इनैक्ट करता है, ओके। और उस एक्ट के फीचर्स और उसमें क्या प्रोसीजर दी है, लेट्स सी दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। और उसके हिसाब से अब अपॉइंटमेंट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी, इस बार जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। और मेंस में इसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा व्हाट वाज दिस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, ओके। तो एक्ट ये कहता है कि देयर शुड बी अ सर्च कमेटी, एक होगी सर्च कमेटी, ओके। इस सर्च कमेटी विल बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके। और टोटल 5 मेंबर्स हो गए इसमें, बट उसके जो हेड हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, ओके। अब ये सर्च कमेटी क्या करेगी, दे विल स्क्रीन द नेम्स, एक पैनल ऑफ नेम्स जो है ये क्रिएट करेगी कि कौन से ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिसको इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है, ओके। तो स्क्रीनिंग उनका होगा, क्राइटेरिया उनका सब देखा जाएगा, बैकग्राउंड देखा जाएगा, और पैनल ऑफ नेम जो है, लेट से 8-10 नाम का एक पैनल जो है कि ये लोग है, इसमें से आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ये एक लिस्ट क्रिएट करेगा इन शॉर्ट, ओके। फिर सर्च कमेटी से ये जो लिस्ट है ये जाएगा आपके सिलेक्शन कमेटी को, ये दूसरा कमेटी है सिलेक्शन कमेटी, ओके। और ये नेम फिर फाइनलाइज काम, अब लेट से आपको 10 नाम दे दिए इस लिस्ट में, 10 नेम्स आर फॉरवर्डेड टू द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी देन फाइनली विल डिसाइड कि किसको अपॉइंट करना है। अगर एक वैकेंसी है तो एक में किसको अपॉइंट करना है, अभी रिसेंटली 2 अपॉइंट हुए तो 2 अपॉइंट कैसे करना है, सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। लीडर ऑफ अपोजिशन विल बी देयर, लाइक सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। लेट्स से लीडर ऑफ अपोजिशन अगर है नहीं, ओके, तो फिर जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, जिसके सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, उनका लीडर इसमें अपॉइंट होगा, ओके। और फिर यहाँ तीसरा मेंबर लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तीसरे मेंबर जो है यहाँ वो आते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा ही शुड बी द थर्ड मेंबर ओवर हियर, ओके। तो 3 मेंबर है, इसमें चेंज इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CJI रखिएगा आप, ये 2 तो सही हो गए, लेकिन तीसरा जो है CJI रखना चाहिए, लेकिन जो यहाँ नहीं कहा जाता है, और CJI की जगह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लाया जाता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, और फिर ये कमेटी प्रेसिडेंट के पास फाइनल नेम देती है, प्रेसिडेंट फिर अपना यहाँ स्टैंप लगा देते हैं उस पर। उसी तरीके से अभी ये अपॉइंटमेंट हुई है 2, जिसको याद रखना। यहाँ प्रॉब्लम ये है देखना कि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये दोनों गवर्नमेंट के ही पार्ट है, ओके। और हमेशा इसलिए गवर्नमेंट की ही इस कमेटी में मेजोरिटी होगी, इवन इफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज शोइंग हिज डिसेंट और हर डिसेंट, ओके, दैट पर्टिकुलर पर्सन कांट डू एनीथिंग, बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट की मेजोरिटी है। अगर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह CJI होते तो शायद एक ज्यादा बैलेंस कमेटी होगी,
ओके, तो ऐसा ही देखा जाए तो इस एक्ट का उतना कुछ फायदा है नहीं इस प्रोसीजर का। जो पहले गवर्नमेंट अपॉइंट होता था करता था उसी तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्ट में और भी कुछ चीजें हैं। ओके, व्हाट आर अदर थिंग्स कि फॉर एग्जाम्पल जो सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज हो गए सीईसी एंड ईसीस के, ओके, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी नाउ। अर्लियर दे यूज्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे हटाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये प्रोसीजर सेम ही रखा गया है जो आर्टिकल 324 में हमारे दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाए रिमूव किया जा सकता है, सिमिलर वे उनको रिमूव किया जाएगा। ओके, चलो, तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। Now we are going to discuss the next topic that is regarding simultaneous elections. Okay? अब simultaneous elections मतलब क्या होता है कि देखिए हमारी कंट्री में इलेक्शंस का दौर हमेशा चलता रहता है। कभी आप देखना आपके घर में, घर के आसपास कभी पंचायत इलेक्शन होगा, पंचायत इलेक्शन के बाद म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होता है, कभी जेडपी का इलेक्शन होता है, कभी अगर उसके बाद अगर देखो तो कभी असेंबली का इलेक्शन हो जाता है, फिर लोकसभा का इलेक्शन आता है। अभी तो लोकसभा चलिए मेजोरिटी पार्टी है तो 5-5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, नहीं अगर उसमें भी अगर है कि मेजोरिटी किसी के पास नहीं है तो हर साल इलेक्शन भी हो सकता है, वी डोंट नो, अगर गवर्नमेंट गिर जाए तो। ऐसा भी एक दौर था 1990s में। तो इंडिया वी कैन से अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एज वेल एज इलेक्शंस, ठीक है, कि हमेशा इलेक्शन चलता ही रहता है। और इस इलेक्शन की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं, उस टाइम पे गवर्नमेंट का जो काम है ये हैम्पर हो जाता है। ओके, हर बार इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी कंप्लीट उसके लिए काम करती है। ओके, उसके साथ साथ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उस टाइम पे काफी गवर्नमेंट नई स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दैट, तो इस वजह से हमारे डेवलपमेंटल वर्क को प्रॉब्लम होता है। ओके, तो दैट्स व्हाई देयर इज दिस पर्टिकुलर पिच फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन कि असेंबली के और लोकसभा एंड ऑल असेंबलीज, ओके, इनके इलेक्शन एक ही साथ हो, अलग अलग टाइम पे ना हो। ओके, तो ऑफकोर्स उसमें दोनों साइड से इश्यूज है, बट इन ऑर्डर टू सी कि क्या ये हो सकता है, इसलिए कुछ कमिटीज अपॉइंट की गई थी। और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी, इनके अंडर एक कमिटी अपॉइंट किया गया था ऑन द साइमल्टेनियस पोल्स। ओके, और इस कमिटी का अब रिपोर्ट आ चुका है। ओके, फाइन। और व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी? ये कमिटी ने रिपोर्ट दिया है और कहा है कि यस वी शुड हैव द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ओके, इस कमिटी ने बेसिकली कहा है कि 2 स्टेजेस में हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होगा कि असेंबली के एंड पार्लियामेंट का इलेक्शन, ऑल द असेंबलीज इन इंडिया एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस, दे शुड बी हेल्ड टुगेदर। ओके, और जब ये इलेक्शंस हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, व्हेन दिस इलेक्शंस विल बी डन, देन विद इन नेक्स्ट 100 days ऑल द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन शुड हैपन। ओके, सो सारे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन एक साथ हो गए विद इन नेक्स्ट 100 days, और उससे पहले सारे आपके असेंबलीज और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ होगा। दैट्स व्हाट दिस पैनल रिकमेंडेड। और पैनल का रिकमेंडेशन इस साल के इलेक्शन के लिए नहीं है, ये रिकमेंडेशन है 2029 से, मतलब नेक्स्ट लोकसभा से साथ है। ओके, तो और क्या क्या चीजें इसमें दी गई है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पैनल कहता है कि देखिएगा जैसी नेक्स्ट लोकसभा, मतलब 2024 में न्यू लोकसभा विल कम आफ्टर द इलेक्शन। ओके, तो जैसे नेक्स्ट लोकसभा का फर्स्ट सेशन होगा, ओके, जैसे नेक्स्ट लोकसभा का फर्स्ट सेशन होगा, उस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट है, ओके, एक डेट सेट करेंगे जिसको हम कह सकते हैं अपॉइंटेड डेट। लेट्स से नेक्स्ट लोकसभा का फर्स्ट सेशन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल अगस्त 2024। ओके, तो उसका फर्स्ट सेशन के टाइम प्रेसिडेंट इज गोइंग टू सेट एन डेट दैट इज कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट डेट। ओके, अब इस अपॉइंटमेंट डेट से मतलब ऑलमोस्ट लेट से अगस्त 2024 से लेके नेक्स्ट इलेक्शन की जो ड्यू डेट है 2029 तक, ओके, जितने भी असेंबलीज नई इलेक्ट हुआ है, फाइन, इन सबका ड्यूरेशन 2029 तक होगा। ओके, लेट्स से कोई 2026 में स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ है, ओके, और नई स्टेट असेंबली बनी है, उसका भी रिजोल्यूशन बाय 2029 ही हो जाएगा। किसी का 2025 में भी हुआ तो उसका रिजोल्यूशन बाय 2029 ही होगा, नेक्स्ट 5 years में। ओके, फाइन। क्यों? ताकि फिर सारे असेंबलीज का डिसोल्यूशन एक टाइम पे हो जाए और फिर उस वक्त सबका हम इलेक्शन लोकसभा के साथ ले पाए। ओके, क्योंकि ये इशू हमेशा होगा ना कि लेट्स से देयर इज अ असेंबली दैट इज इलेक्टेड इन 2027, अब उसके नेक्स्ट 5 साल आपको कंप्लीट करना चाहिए, 2029 में कैसे करोगे फिर आप इलेक्शन? तो इसने कहा है कि फिर उसका ड्यूरेशन बस 2029 तक ही होगा। ओके, तो सारे असेंबली का ड्यूरेशन चाहे वो 2025 अपॉइंटमेंट डेट के बाद
अपॉइंटेड डेट के बाद जिस भी असेंबली का इलेक्शन होगा उनका सबका ड्यूरेशन, किसी का 2028 में भी इलेक्शन हो सकता है, 2029 तक उसका ड्यूरेशन होगा। ओके, और ये फर्स्ट टाइम एक ही बार करने की जरूरत है। उसके बाद क्या होगा, फिर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और बाकी सारे पोल जो है ये साइमल्टेनियस हो गए 2029 में। ओके, सबका। अब 2029 में इलेक्शन होने के बाद देन आपको विद इन 100 डेज ऑफ दैट देन सारे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो गए। दिस कुड बी दी वे फॉर दिस। और इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इफ 2029 में लोकसभा फॉर्म हुआ, ओके, और 2021 में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? फिर क्योंकि फिर 2021 में अगर लोकसभा, क्योंकि 2029 के बाद नेक्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन कब होगा? 2034 में, राइट, 5 साल के बाद होगा। ओके, अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई 2021 में, तो क्या करोगे फिर उसके बाद? ओके, क्योंकि फिर उसके बाद नई लोकसभा जब आती है तो 5 साल और आगे चलती है, 2036 तक हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन ये दिया है पैनल ने कि इफ न्यू लोकसभा कम्स इन 2021, लेट्स से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हैड लॉस्ट द मेजॉरिटी, नए इलेक्शन होते ही नई लोकसभा आती है, तो नई लोकसभा का ड्यूरेशन जो है रिमेनिंग पीरियड ही होगा बस, या रिमाइंडर पीरियड ही होगा बस। मतलब 2029 से लेके 2034 तक ये 5 साल का पीरियड है। 2021 में फिर से इलेक्शन हुआ। ओके, तो आगे के बस आपके आगे की जो 3 साल है उतना ही नेक्स्ट लोकसभा चलेगा, फिर से इलेक्शन होगा आपका। करंटली क्या होता है कि न्यू इलेक्शन विल हैपन, कंटिन्यूअस 5 इलेक्शन उसका ड्यूरेशन होता है। ओके, फाइन। या फिर से लेट्स से 2023 में फिर से डिसॉल्व होगा ये लोकसभा 2033 में, तो अगेन फॉर 1 ईयर ही उसका ड्यूरेशन होगा, और 2034 में फिर से उसका इलेक्शन आगे होगा। ओके, फिर से सबसे सारे साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए। दैट वाज द डिसीजन दैट इज गिवन बाय हिम। सिमिलर वे जो हमारा लॉ कमीशन है, इस लॉ कमीशन के भी अब इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन आने वाला है। ओके, लॉ कमीशन जो है दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस 22nd लॉ कमीशन, उनका भी रिकमेंडेशन आ सकता है इस पे। we'll see what will happen then, but it is not applicable to 2024 election. Let's try to understand. Okay, now next we are going to discuss is PM स्वानिधि स्कीम। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्कीम जान लेना। ओके, कि पीएम स्वानिधि स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये स्कीम किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिएगा, कोई भी स्कीम जब आप पढ़ते हो तो ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम यू शुड बी नोइंग, और फिर बाकी सारी प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो रिगार्डिंग दिस स्कीम। तो यहाँ इंप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री या सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए मिनिस्ट्री, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका 100% जो फंडिंग है ये सेंटर करता है। इट्स नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, फाइन। तो दिस स्कीम वाज, अब इसका क्या एम है विल डिस्कस, बट ये स्कीम जो है ना लॉन्च होता है 1 जून 2020 में, वहां ये स्कीम का इंप्लीमेंटेशन हुआ था। ओके, तो ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन वाज देयर। ओके, लॉट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। ओके, लॉकडाउन था तो जितने भी दिन लॉकडाउन है वो बाहर नहीं जा पाए घर से। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स अपना माल जो है वो बेच नहीं पाए। ओके, उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो भी सारी एग्जॉस्ट हो गई उस टाइम पे। उनको नहीं का कुछ ऐसा पेंशन या सपोर्ट ऐसा सब कुछ नहीं मिलता है। तो फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर उस वक्त जून 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुआ। ओके, और स्कीम का ड्यूरेशन था मार्च 2022 तक। और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द स्कीम? कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है हु हैड लॉस्ट ऑल देयर कैपिटल एंड सेविंग्स, ओके, अब उनको अगर फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो दे शुड हैव सम कैपिटल, राइट। और उनको इतना नहीं, ऐसा कैपिटल नहीं चाहिए कि 1 लाख या 2 लाख चाहिए, थोड़ा सा 10,000, 15,000, 20,000 भी उनको मिल जाए तो उनका काम स्टार्ट हो सकता है बिजनेस। ठीक है, तो ये ऐसा ही देखा जाए तो काफी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। तो मार्च 2024 तक ही इसका ड्यूरेशन था, लेकिन 2022 के बाद भी इसको एक्सटेंड किया गया है टिल दिसंबर 2024, और शायद आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, वी डोंट नो, लेकिन उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया गया है। ओके, तो इस स्कीम में क्या है, दो स्ट्रीट वेंडर्स हु वर अफेक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और अब तो लॉकडाउन से भी अफेक्ट नहीं है तो भी उसको मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दे विल बी गिवन अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज। ज्यादा लोन नहीं है, 10,000 रुपीज है। फर्स्ट लोन जो है आपको 10,000 रुपीज का मिल सकता है। सेकंड लोन का उसमें प्रावधान था कि 20,000 भी मिल सकता है। अगर फर्स्ट लोन आपने पे कर दिया तो फिर से सेकंड चाहिए तो यू विल एक्चुअली गेट 20,000 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट आपने ऑनेस्टली पे किया है। सो बैंक्स विल गिव 10,000 रुपीज अप टू 10,000 रुपीज फर्स्ट लोन टू दी स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, और फिर ये लोन उनको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक करना है विद इन 1 ईयर।
1 ईयर का ड्यूरेशन दिया जाएगा, हर मंथ में इंस्टॉलमेंट में आपको ये वापस दे देना है। अगर आपने टाइमली रीपेमेंट कर दिया इसका, 1 साल के अंत उसका रीपेमेंट कर दिया, उससे पहले रीपेमेंट कर दिया, तो फिर उस पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी गवर्नमेंट देता है आपको 7% पर एनम। तो लेट्स से बैंक इसको अगर 14% इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दे रहा है लोन, और स्ट्रीट वेंडर ड्यूरेशन में 1 साल से पहले ही लोन को वापस दे रहा है सारा, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी जो है, वो एक्स्ट्रा 7% जो होता है वो उस स्ट्रीट वेंडर के अकाउंट में डाल देंगे पैसे। मतलब इफेक्टिवली द स्ट्रीट वेंडर वुड हैव ओनली 7% इंटरेस्ट, हाफ द इंटरेस्ट रेट वी कैन से। ओके, तो जितना भी होगा वो 70%, 7% यहाँ ही होगा। तो सब्सिडी भी है यहाँ, इंटरेस्ट सब्सिडी का कंपोनेंट है, इफ टाइमली रिपेमेंट इज देयर, इंस्टॉलमेंट है। ओके, और काफी अर्ली पेमेंट भी करते हो तो कोई उसमें पेनल्टी वगैरह एक्चुअली नहीं होता। ओके, बट ये एक्ट उसी स्टेट्स में इंप्लीमेंट होगा, दो स्टेट्स who have adopted the rules and scheme under Street Vendors Act 2014. ओके, एक्सेप्शन उसमें बस मेघालय है। मेघालय का क्या है कि खुद का अपना एक्ट है। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है सर, इसमें एक्चुअली स्ट्रीट वेंडिंग के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस है कि कहाँ स्ट्रीट वेंडर्स का बिजनेस वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट म्यूनिसिपैलिटी में कुछ जगह रखनी चाहिए, काफी सारे उसमें रूल्स वगैरह है, रेगुलेशंस है। तो ये एक्ट जो स्टेट्स इंप्लीमेंट कर रहा है उनको ही ये पर्टिकुलर बेनिफिट मिल सकता है उसमें। बस मेघालय में क्या है कि मेघालय का खुद का एक्ट है स्टेट वेंडर्स का, तो उनके लिए इवन इफ दे डू नॉट इंप्लीमेंट दिस सेंट्रल एक्ट, स्टिल दे विल बी गिवन दिस बेनिफिट ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम। ओके, अब स्वनिधि स्कीम में फिर एक्सटेंशन किया गया मार्च 2022 के बाद, तो उसमें और कुछ में चेंजेस किए गए। क्या चेंज किए गए, देखिए फर्स्ट लोन मिल सकता था 10,000 का, उसका रिपेमेंट के बाद सेकंड 20,000 का, अब इसमें थर्ड लोन इंट्रोड्यूस किया गया 50,000 का, कि पहले दो अगर आपने प्रॉपरली दिया रिपेमेंट किया है तो थर्ड आपको 50,000 का मिल सकता है। ओके, और इसके अंडर स्वनिधि से समृद्धि, ये जो कंपोनेंट था स्कीम में, और एक कंपोनेंट था स्वनिधि समृद्धि, ये सारे बेनिफिशियरीज को एक्सटेंड किया गया है इसमें। सारे बेनिफिशियरीज, पहले कुछ ही आप कह सकते हो पायलट लेवल पे ये था स्वनिधि समृद्धि। स्वनिधि समृद्धि क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव टेकन लोन, ओके, उनका एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल मतलब क्या है कि अब बिकॉज आपके पास उनका डेटा है, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हु आर टेकिंग दिस लोन, ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उनका कंप्लीट बाकी कैसी कंडीशन है उनकी, बाकी स्कीम का उनको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग होती है, ये सब कुछ देखा जाता है। ओके, और अगर उनको नहीं बेनिफिट दिया जा रहा है उसका, तो दोज बेनिफिट्स विल आल्सो बी गिवन टू देम। तो बेसिकली 8 डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की फॉर वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। इसकी बेनिफिट यहाँ फिर से पीएम स्वाधीनिधि स्कीम के बेनिफिशियरीज को देने का ट्राई किया जाएगा। इफ दे आर ऑलरेडी टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, दैट्स फाइन। इफ दे आर नॉट, देन these 8 scheme benefits will be given to them. So this is a very good idea as such देखा जाए तो, an amazing idea, and we can say lakhs of people have taken the benefit of that. That is also a good thing. Okay, तो गवर्नमेंट की शायद कुछ बुरी चीजें भी होती है, हमेशा किसी गवर्नमेंट की अच्छी चीजें भी होती है, दैट इज दिस इज अ गुड स्कीम इन दैट। शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड वाज रॉन्ग, ओके, आउटराइटली रॉन्ग, बट पीएम स्वाधीनिधि स्कीम इज रियली गुड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ओवर हियर। ओके, चलो, और प्रैक्टिकली काफी सारे लोगों ने इसका बेनिफिट भी लिया है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, फाइन। अब लास्ट टॉपिक आज का है, दैट इज रोडामाइन बी। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए इसको ये मुझे लगता है काफी सारे जो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव कॉटन कैंडी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, या हमारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग इसका नाम होता है, कोई इसको बुढ़ी का बाल कहता है, ओके, या फिर इसको इंग्लिश में कॉटन कैंडी कहा जाता है। ये कॉटन कैंडी शायद हम में सबने खाया होगा बचपन में, और कुछ कुछ थोड़े शौकीन होती है, तो कभी कभी जैसे मे बी लाइक 3 or 4 months बैक आई हैड बॉट दिस, क्योंकि काफी 10-12 साल के बाद मैंने कॉटन कैंडी देखा, सो आई थॉट चलो यार बचपन में खाया था, अब हम खाते हैं इसको। ओके, तो एक कॉटन कैंडी जो है, ये कॉटन कैंडी के रिगार्डिंग अप न्यूज है। क्या है कि इस कॉटन कैंडी में एक कलरिंग एजेंट यूज किया जाता है, वो होता है रोडामाइन बी। ओके, आपको ये शाइनी ब्लू कलर दिखता है, यहाँ पिंक कलर दिखता है, इसमें कलरिंग एजेंट यूज किया जाता है रोडामाइन बी। इसको काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल बैन कर रहे हैं। ओके, जैसे तमिलनाडु ने पहले इसको बैन किया, फिर अब कर्नाटका ने इसको बैन किया है दिस रोडामाइन बी को। तो क्या है रोडामाइन बी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो रोडामाइन बी इज बेसिकली अ कलरिंग एजेंट, बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये फूड प्रोडक्ट्स का कलरिंग एजेंट नहीं है। दिस इज अ कलरिंग एजेंट फॉर कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्रीज। काफी शाइनी ये ब्लू कलर आपको दे सकता है, रेड कलर दे सकता है, पिंक कलर दे सकता है। ओके, तो लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, इसके लिए यूज किया जाता है कलर। ओके,
लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि सेम कलरिंग एजेंट जो रोडामाइन बी है ये फूड प्रोडक्ट्स पे भी इंडिया में यूज किया जाता है। काफी सारा चाइनीज फूड, याद रखना आप, आपका जो सो कॉल्ड गोभी मंचूरियन वगैरह आप कहते हैं ना, इसमें जो कलर आता है डार्क रेड, ये रोडामाइन बी से आता है। ओके, फिर उसके बाद चाइनीज सॉस होते हैं अलग अलग, इसमें कलरिंग एजेंट होता है रोडामाइन बी का होता है। ओके, पकौड़ा कुछ आप खाते हो या लॉलीपॉप उस टाइप का, उसमें रोडामाइन भी होता है। ओके, कितने सारे स्वीट्स में रोडामाइन भी यूज किया जाता है, कॉटन कैंडी में रोडामाइन भी यूज किया जाता है। बट बिकॉज इट इज नॉट एन एडिबल कलरिंग एजेंट और जो कॉस्मेटिक टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इससे हमारी बॉडी को काफी हार्म होती है। क्या क्या ये हार्म कर सकता है? माइल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म यूज अगर इसका होता है तो इरिटेशन ऑफ लिप माइट हैपन, टंग माइट हैपन। ओके, आईज, टंग, इसमें इरिटेशन एक क्रिएट होता है। अपर रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम होता है उसमें एलर्जीज हो सकती है। ओके, सेल का भी डेथ इस वजह से हो सकता है। ओके, फिर टिश्यू डैमेज इससे हो सकता है। और लॉन्ग टर्म यूज में बताया गया है कि किडनी, लिवर को भी ये एक्चुअली डैमेज पहुंचा सकता है आपके। कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसर कॉजिंग भी है। ओके, एंड दैट्स व्हाई रोडामाइन बी इज बीइंग बैंड। तो यूपीएससी इस पे कैसे सवाल पूछता है देखोगा, रोडामाइन बी का एक तो एप्लीकेशन पूछ लेगा, या रोडामाइन बी क्या है ये पूछ लेगा। ओके, और तीसरा यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि चलो रोडामाइन बी तो बैन है, लेकिन ऐसे और कौन से कलरिंग एजेंट है, ओके, जो यूज किए जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स में और जिसको अप्रूवल है गवर्नमेंट का, बाकी कलरिंग एजेंट, तो उसकी भी यहाँ लिस्ट मैंने रखी है। ओके, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये कुछ फूड कलर्स को इसने परमिशन दिया हुआ है। तो कौन सी है उस लिस्ट आप थोड़ी देख लीजिएगा। कैरामेल है, ओके, राइबोफ्लाविन है, सैफरन है, जो केशर होता है वो तो चलो नेचुरल है, तो दैट इज ऑल्सो गिवन देयर। एनाटो है, ओके, टर्मरिक है जिससे येलो कलर आ सकता है, बीटा कैरेटिन है, रेड कलर जो आता है कुछ इससे, ऐसे कितने सारे, इंडिगो कैरमाइन है जिसको ब्लू कलर आता है। तो ये सबको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, एफएसएसआई ने परमिशन दिया हुआ है। ओके, चलिए, सो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।